हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग लास्ट क्लास में ये सीखे थे कि जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो उस रीजन में जब कोई चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो उस पार्टिकल पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, है ना। F = QV क्रॉस V ये फॉर्मूला हम लोग देखे थे। और फोर्स का डायरेक्शन पता कैसे लगाते हैं उसके लिए हम लोग ऑलरेडी दो ठो रूल पढ़ लिए थे। एक तो स्क्रू रूल जो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए होता है, ठीक ना। जैसे हम लोग शॉर्ट में देख लें, F = QV क्रॉस V क्रॉस V का डायरेक्शन देख लें किधर है। फोर्स उधर ही होगा, अगर चार्ज पॉजिटिव हो और चार्ज निगेटिव हो तो उसके अपोजिट होगा। और उसके बाद एक ट्रिक सिखाए थे जिसको आप राइट हैंड पाम रूल बोल सकते हैं, जिससे आप बहुत आसानी से फोर्स के डायरेक्शन को निकाल लेते थे। देखिए एक और जो है, आप बुक वगैरह पढ़ेंगे तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है इसको सिखा दे रहे हैं। लेकिन देखो डायरेक्शन निकालने के लिए अब 50 ठो मेथड नहीं याद रखना है, बस कोई ऐसा जो है ट्रिक टेक्निक या कंसेप्ट मुझे पता चल जाए जो हम जल्दी से जल्दी डायरेक्शन निकाल लें, तो वो डायरेक्शन ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। जो हम पिछले क्लास में लास्ट में जो राइट हैंड पाम रूल सिखाए थे वो एकदम बेस्ट मेथड है, वो जल्दी निकाल देता है ना। और एक बार बस प्रैक्टिस की ज़रूरत रहता है उसमें। आइए फिर भी जो है आपके माइंड में आएगा कि बुक में पढ़े थे लेकिन आप उसको नहीं बतलाए। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि आप अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से तीनों फिंगर को, जैसे ही तो 4 फिंगर हो गया, मिडिल फिंगर हो गया और ये थंब हो गया, ऐसे रख ले 90 डिग्री के एंगल पे तीनों को, ठीक ना। अब इसका फिगर बनाएंगे तो थोड़ा फिगर बनाने में तो मुश्किल अभी आउटवर्ड है। तो जैसे समझ लिया, ये हो गया 4 फिंगर, ठीक ना। इधर हो गया थंब, और मिडिल फिंगर जो है तो इधर। अब बोर्ड पर बनाए कैसे, बन तो नहीं रहा है, चलो कुछ ऐसे बना दे रहे हैं। माइंड में समझना तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक ना। ये मिडिल फिंगर। अब इसको यूज में कैसे लाना है? आप तो जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला होता है QV क्रॉस B। देखो ये जो 4 फिंगर है ना, इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना। और ये जो मिडिल फिंगर है, ठीक ना, ये जो मिडिल फिंगर है इसको वेलोसिटी, जिधर पॉजिटिव चार्ज का वेलोसिटी हो, वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या डायरेक्शन ऑफ करंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि जिधर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है उधर ही करंट का डायरेक्शन होता है, और अलोंग इलेक्ट्रिक करंट। चलिए, और ये जो थंब जो है ना वो फोर्स को बतलाता। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे, सब बात समझ में आ जाएगी। लेकिन
अब देखो इतना सारा मेथड अगर हम पढ़ते चलेंगे तो वो सब हमको तो एग्जाम में सीधे सिंपली आता है कि भाई फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा ये बतला, उसमें ये नहीं लिखा रहता है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ही बतला। तो ठीक है, केवल हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाने का कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आप जाने अनजान न रहें कि ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है क्या और कोई दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू। ध्यान से देखें, आप जानते हैं कि जब ये क्रॉस सिंबल होता है तो इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्ड परपेंडिकुलर है ना, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। चलो एक एग्जांपल को लेते हैं, पिछले क्लास में भी एग्जांपल लिए थे। अब सपोज करें आपसे कोई कहा कि एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको प्रोजेक्ट कर दिए इस डायरेक्शन, ठीक ना, वेलोसिटी इधर है, बतलाओ फोर्स का डायरेक्शन किधर हो। बस लेफ्ट हैंड को निकाल लिए, सेट कर लिए, समझ लो एकदम बिल्कुल गन के स्टाइल में ऐसे सेट कर लो। भाई ये जो फिंगर है उधर मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो देखो फिंगर को अंदर, ये फिंगर किधर रखना है तो जिधर वेलोसिटी है तो इधर। तो देखो जी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, और देखो थंब किधर ऊपर, यानी फोर्स ऊपर। बस कितना आसान, फोर्स ऊपर। अब देखो मान लो अच्छा इसी में निगेटिव चार्ज होता तो फोर्स ऊपर ना होके नीचे, निगेटिव चार्ज होता मान लो तो बस फोर्स का डायरेक्शन क्या कर देना है, तो जो आए रूल के अकॉर्डिंग उसके अपोजिट बोल देना। सपोज करो इसे डॉट लिख दिए हैं, डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड मैग्नेटिक, ठीक ना, मैग्नेटिक फील्ड जो है आउटवर्ड है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी बोर्ड के परपेंडिकुलर ऐसे, यहां भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक। सपोज करो एक निगेटिव चार्ज को प्रोजेक्ट कर दिया इधर, पूछा गया फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, ठीक ना, निगेटिव चार्ज को इधर प्रोजेक्ट कर दिए, फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। भाई चलिए निगेटिव बाद में सोचेंगे, उसके बारे में अभी नहीं सोचे। आप जो हैं केवल ये सोचिए जिधर वेलोसिटी है उधर जो है मुझे मिडिल फिंगर को रखना, यानी इधर मिडिल फिंगर को रखना, और मैग्नेटिक फील्ड जिधर है उधर जो है मुझे फोर फिंगर को रखना। तो सोचो तो अगर मैग्नेटिक फील्ड तो भाई इधर है तो इधर है, तो मेरा तो मिडिल फिंगर इधर हो जाए लेकिन उधर ना जाइए। तो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, देखो ऐसे कर लिया, देख लो जो मेरा फोर फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आउटवर्ड है, आउटवर्ड है, और मेरा मिडिल फिंगर जो है वेलोसिटी के डायरेक्शन में, थंब क्या बता रहा है, फोर्स नीचे। अरे छोड़ो इतना बहुत सर्कस हो गया, क्या करेंगे कि देखो फिर से जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है उधर कौन रहना है, फोर फिंगर, और जिधर वेलोसिटी है उधर होना चाहिए मिडिल फिंगर। तो मेरा भाई वेलोसिटी तो इधर है तो ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो बोलेंगे कि देखो भाई अब ऐसा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इधर, वेलोसिटी इधर है ना, अब फोर्स किधर, इधर। लेकिन फोर्स इधर तब ना होगा जब निगेटिव चार्ज होगा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज होगा।
जब निगेटिव चार्ज रहेगा तो फोर्स ऊपर ना बोलेंगे, यानी हम लोग बोलेंगे कि इस पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन ऊपर होगा, क्योंकि चार्ज कैसा है, निगेटिव। पॉजिटिव होता तो नीचे होता। समझ गए? बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, जो है फिर से बतला दें। क्या करेंगे, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर 4 फिंगर को रखना है, जिधर वेलोसिटी है मिडिल फिंगर को रखना है, थंब फोर्स के डायरेक्शन को बतलाएगा। तो फोर्स नीचे, निगेटिव चार्ज है तो ऊपर। लेकिन यही काम आप राइट हैंड पाम रूल से किए थे, उसमें इतना कुछ नहीं करना था। इसलिए ये तो बताने के लिए बता दिए, मेथड है, अपना सेट करेंगे, बाकी एग्जाम्पल में भी सेट करेगा, और इस पर हम लोग टाइम अब वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे पाम रूल से काम करते तो क्या सिखाए थे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो अपने जो तलहथी है ना पाम को ऐसे कर लो, ज़्यादा कुछ नहीं। समझो ये ट्रिक है, कोई स्टैंडर्ड पाम रूल नहीं है। बस मैग्नेटिक फील्ड तो पाम को अंदर कर लो, वेलोसिटी इधर, तो ये चारों उंगली समझो चिपका हुआ, ठीक ना। ये जो पाम है ना, समझ लो पाम के मैग्नेटिक फील्ड जो है ना हमेशा ही पाम के साइड में रहना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी इधर, फोर्स इधर। अब इस केस में कहता है, अब बतलाइए, तो बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तब पाम बाहर। कहता वेलोसिटी इधर, तो बोलेंगे चारों उंगली इधर, पाम बाहर ही रहने दो। फोर्स किधर, नीचे, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है तो ऊपर, है कि नहीं। यानी कि आप चाहे इससे बनाए उससे रिजल्ट तो सेम ही आना है। कोशिश कीजिएगा कि वो पाम रूल को आप एडजस्ट करेंगे तो थोड़ा जल्दी निकालेंगे, और जो आपको कन्वीनियंट लगे या स्क्रू रूल ही कन्वीनियंट लगे तो उससे काम करें। चलिए पहले आप इसको लिख लें। चलो एक और एग्जाम्पल को लेते हैं। कहा गया मैग्नेटिक फील्ड जो है सपोज करो डाउनवर्ड में। देखो अक्सर जो है ना इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड जो दिया रहता ना, इनवर्ड चाहे आउटवर्ड दिया रहता, वैसे होने के लिए कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड में, और एक प्लस क्यू चार्ज को हम लोग प्रोजेक्ट कर दिए इधर। पूछा जा रहा फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। तो देखो थोड़ा कुछ देर के लिए टाइम दो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर, और कुछ देर के लिए पाम रूल पर। पाम रूल क्या कहता है, चलो पाम रूल कह रहा मैग्नेटिक फील्ड जिधर है उधर पाम को रखो, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, पाम नीचे। ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, पाम नीचे हो गया। हाँ ठीक है। क्या कह रहा, अब देखो वेलोसिटी किधर, तो समझो माइंड में सोचो चारों उंगली चिपका हुआ है, और वेलोसिटी जो है ना वो इस फिंगर के डायरेक्शन में रखना है, थंब फोर्स के डायरेक्शन। तो देखो फील्ड नीचे, वेलोसिटी इधर, फोर्स किधर, थंब क्या बता रहा, देखो ना थंब क्या बता रहा, फोर्स इनवर्ड। नहीं देखो वेलोसिटी इधर, फील्ड नीचे, फोर्स इनवर्ड। और इसी को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से करते। तो सोचो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या सीखा कि जो 4 फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड में, यानी मैग्नेटिक फील्ड को मुझे नीचे रखना है। थोड़ा समझना बात को, मैग्नेटिक फील्ड को नीचे। अब वेलोसिटी भाई किधर, तो वेलोसिटी इधर, तो सोचो तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा नीचे, वेलोसिटी इधर। देखो ये थंब बता रहा ना फोर्स के डायरेक्शन को, बढ़िया से देखना। देखो ये 4 फिंगर नीचे, वेलोसिटी इधर, और थंब इधर हो गया, यानी फोर्स इनवर्ड। तो आपको कंपैरिजन करके समझ लेना है। राइट हैंड पाम रूल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड किधर, नीचे, तो चलो नीचे। वेलोसिटी किधर, इधर, तो चलो चारों उंगली को इधर। फोर्स किधर, तो इधर, बात खत्म। यानी कि अब इस केस में बोलेंगे F इज डायरेक्टेड along perpendicular inward direction। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए आगे हम लोगों को जो सीखना है उसके लिए थोड़ा पृष्ठभूमि तैयार कर लें, थोड़ा सोच करके बताना।
मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, एक प्लस क्यू चार्ज को इधर प्रोजेक्ट कर दिए, ठीक है। फोर्स किधर लगेगा, चलो हम पाम रूल इस्तेमाल करते हैं, फील्ड इनवर्ड, तब मेरा देखो पाम अंदर, वेलोसिटी इधर, फोर्स इधर, तो फोर्स इधर। तो सोचो कोई पार्टिकल जा रहा इधर, अब फोर्स लगे इधर, तो बोलो उसका डायरेक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा। अब चलो पार्टिकल यहाँ पहुँचा, देखो ना वेलोसिटी इधर जा रहा इधर, अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अब फोर्स का डायरेक्शन किधर, तो बोलेंगे देखो फील्ड अंदर, अब वेलोसिटी इधर, तो चारों उंगली इधर रखो, फोर्स इधर, तो देखो ना फोर्स इधर नहीं। तो सोचो जा रहा था इधर, फोर्स इधर, फिर डायरेक्शन चेंज होगा। अब चलो वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फिर फोर्स इधर, तो कुछ समझ रहे हो, ये मुड़ते जाएगा ना जी। और जानते हो क्या होगा, अगर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड का अरेंजमेंट हो और चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दें, वो जहाँ भी पहुँचेगा फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। पहले भी आपको बतलाए हैं कि फोर्स जो है हमेशा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि देखो F जो है वो है क्यू वी क्रॉस बी, और क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता है इस दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी V के भी परपेंडिकुलर और B के भी परपेंडिकुलर होता है। तो सोचो वेलोसिटी इधर, फोर्स इधर, वेलोसिटी इधर, फोर्स इधर। देखो एक बात जानना, जब भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो वो फोर्स कोई वर्क नहीं करता, क्योंकि अगर हम F डॉट ds देखें तो F इधर ds इधर, बीच का एंगल 90, डॉट प्रोडक्ट 0, वर्क डन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है ना। यानी ये हमेशा याद रखना कि फोर्स अगर ऑल टाइम परपेंडिकुलर हो वेलोसिटी के, तो उस फोर्स के द्वारा कोई वर्क नहीं होता है। और मैकेनिक्स में पढ़े थे वर्क होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो अगर वर्क ही 0 हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंजिंग नहीं होना है। मतलब ये कि जिस स्पीड से चल रहा उसी स्पीड से चलेगा, ठीक ना। कोई जब फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स लग रहा है लेकिन 90 डिग्री के एंगल पे लग रहा है, तो जब कोई फोर्स वर्क नहीं करेगा, तो कोई भी ऑब्जेक्ट पर जब कोई फोर्स वर्क ही नहीं करे तो उसके काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं हो सकता, ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा अगर केस हो और एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दें तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन न हो गया, नहीं, ये सर्कुलर मोशन हो गया और वो भी स्पीड बढ़ने घटने वाला नहीं रहा, ठीक। थोड़ा याद करो, कभी जब सर्कुलर मोशन पड़ता था, जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कल में मूव करता है तो वहाँ पर एक बात सिखाया गया था, सर्कुलर मोशन में ये बात सिखाया गया था, उस पे लगने वाला जो फोर्स है वो इक्वल होता है mv² के, r जहाँ की रेडियस होता है इस सर्कल का, और जो ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नेट फोर्स है वो डायरेक्टेड होता है टुवार्ड्स द सेंटर। इसी F को हम लोग बाहर की ओर mv² फोर्स से डिनोट कर, mv² फोर्स, जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी, सीडो फोर्स भी बोलते हैं, उससे इक्वेट करते थे, ठीक ना। हम ज़्यादा कंफ्यूज कराना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि सर्कुलर मोशन में सब पढ़ते थे। तो हम लोग एक बात ज़रूर देखे थे कि जब भी पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से
सर्कल में मूव करता था तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स किधर डायरेक्टेड होता था, टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, और वो फोर्स कितने के इक्वल होता था, तो mv²/r के। केवल हम ये इसलिए सब इंट्रोडक्शन किए कि आगे मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि जब कोई चार्ज पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करेंगे तो उस पार्टिकल का पाथ कैसा होगा अलग अलग केसेज में, उसको हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो अब पहले तो आप ऐसा करें, इसको लिख लें। तो अब हम लोग सीखते हैं कि चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखिए ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड सपोज करें इनवर्ट, इसमें भी अलग अलग केसेस को ले लेते हैं। चलिए पहले केस फर्स्ट, व्हेन velocity of charge particle is perpendicular to the magnetic field। ठीक ना। केस फर्स्ट, जब चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। सपोज कीजिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन, और आप क्या किए, एक प्लस क्यू चार्ज को v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करती है। जैसा कि अभी आप सीखें, देख लो यहाँ पे वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं। ठीक ना, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, दोनों परपेंडिकुलर। केस में वही लिखा हुआ। इतना तो आपको मालूम है भाई, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, तो फोर्स इधर, यानी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स इधर लगा। सोचो कोई ऑब्जेक्ट इधर भाग रहा, फोर्स इधर लगा, इधर भाग गया, अभी पहले एक्सप्लेन किए। फिर वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर, फोर्स इधर होगा। यानी इस तरह से आप देखेंगे क्या कि ये जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा। ठीक ना, इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक ना, चार्ज पार्टिकल कहीं भी पहुंचेगा तो आप देखेंगे, मान लो यहाँ पहुँचा तो इसका वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट, वेलोसिटी इधर है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स इधर। यही जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, इसको सर्कल में मूव कराने में हेल्प करता। चलो लिटरेचर में सब लिख भी दे रहे हैं कि इसमें स्पीड में चेंजिंग क्यों नहीं होता है, तो बोलेंगे क्या कि जो मैग्नेटिक फोर्स है, देखो F = QV×B। अगर मैग्नीट्यूड का बात करें तो VB sin 90 बोलेंगे। 90 क्यों बोले, क्योंकि वेलोसिटी इधर, फील्ड अंदर, बीच का एंगल 90 है V और B के, तो फोर्स हो गया QVB। और साथ में बात करें तो फोर्स जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के, एंड
फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक। ये तो आप जान रहे हैं, खैर इसका मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये तो है कि फोर्स परपेंडिकुलर हमेशा वेलोसिटी का, ठीक। और जो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा वो फोर्स कोई वर्क नहीं करता। यानी बोलेंगे क्या, मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज perpendicular to the velocity of charged particle. Hence, it does not do any work ऑन द पार्टिकल। पार्टिकल पे जो है ये कोई वर्क नहीं करता, इसलिए बोलेंगे हेंस इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड डज नॉट चेंज ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जो है ना वो कभी काइनेटिक एनर्जी और स्पीड को बदल नहीं सकता है, कोई भी केसेज हो। मैग्नेटिक फोर्स चूँकि हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन को भले वो चेंज कर दे, जैसे यहाँ डायरेक्शन बदलते जा रहा है, लेकिन वो कभी भी जो है वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है यानी जो स्पीड है उसको वो चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। और जहाँ तक बतलाए कि अगर ये सर्कुलर पाथ को क्यों फॉलो कर रहा है, तो जैसा बतलाएं, देखो वेलोसिटी इधर, फोर्स इधर, तो टर्न ले लिया इधर, मुड़ेगा ना, ऐसे मुड़ा। अब वेलोसिटी इधर, फील्ड अंदर, फोर्स इधर, तो फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर तो वेलोसिटी के है ही, साथ में देख लो डायरेक्टेड है इट टुवार्ड्स द सेंटर ऑल टाइम। तो इस वजह से जो है ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ को फॉलो करता। आप उसके बारे में भी चाहें तो लिख सकते हैं कि यही फोर्स इसको डिफ्लेक्ट कराता है विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी एंड पार्टिकल फॉलोज द सर्कुलर पाथ। अब इसमें बहुत ज़्यादा लिटरेचर की ज़रूरत तो है ही नहीं, लेकिन हाँ उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब आइए, अब आपसे कोई पूछे कि ये जिस सर्कल में मूव कर रहा है उसका रेडियस क्या होगा, तो देखो सर्कुलर मोशन में नेट फोर्स जो सेंटर की ओर लगता है उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, और वो हमेशा इक्वल होता है mv²/r के। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि टुवार्ड्स द सेंटर जो फोर्स लग रहा है इक्वल होगा mv² के, और ये फोर्स कितने के इक्वल है, तो QVB इक्वल टू mv²/r। देखो एक भी कैंसिल हो गया, रेडियस कितना आ गया mv/QB, है ना, ये बार बार यूज में आएगा। रेडियस कितना हो गया, तो mv/QB, ठीक। अब जो है अगर आपसे कोई ये पूछे कि इसको एक चक्कर लगाने में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम पीरियड क्या होगा, एक चक्कर लगाने में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हुआ 2πr, स्पीड से डिवाइड कर दिए, मतलब रेडियस क्या लिखें जी, तो mv/QB, भी कैंसिल हो गया। टाइम पीरियड कितना आ गया, 2πm/QB। चलो ये टाइम पीरियड तो निकल गया। अब जो है अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रीक्वेंसी क्या हो, ये फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ,
इतना तो समझ गए ना, एक टाइम पीरियड में ही अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। तो 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा अगर ये पूछा जाए, तो 1 चक्कर लगाने में टी टाइम, तो बतलाओ टी टाइम में 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, तो 1 सेकेंड में 1/t, उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ देख लो, ये जो टाइम पीरियड निकला ना, 1 चक्कर लगाने का जो टाइम निकला, इसमें स्पीड का कोई रोल है? यानी अगर तुमसे कोई कहे कि भाई इस पार्टिकल का जो स्पीड है ना, उसको हम दुगना कर दिए, बतलाओ अब टाइम ज़्यादा लगेगा 1 चक्कर लगाने में कि पहले? तो बोलेंगे कि दोनों में बराबर लगेगा। तो कोई कहेगा भाई दुगना भी तेज चलेगा तो उतना ही टाइम लगेगा। तो हाँ, क्यों? क्योंकि दुगना स्पीड से फेंकोगे ना तो इसका रेडियस बड़ा हो जाएगा, इस सर्कल बड़ा कर लेगा। लेकिन टाइम पीरियड को तो भाई स्पीड से मतलब नहीं है, लेकिन देखो रेडियस को स्पीड से मतलब है कि नहीं। यानी कि ये याद रखना है कि टाइम पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। ठीक है। और जहां तक नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड निकालने की बात है तो 1 टाइम पीरियड होगा। तो पहले आप इसको लिख लें। तो टाइम पीरियड तो हम लोग निकाल लिया। टाइम पीरियड का क्या फार्मूला आया जी? तो 2πm/क्यूब, जिसको स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन देखें, मतलब समझे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन या रिवॉल्यूशंस बोलो पर सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा, अगर ये देखना है तो 1 टाइम पीरियड, बस इसी को उल्टा कर दो तो QB/2πm। तो ये जो न्यू आया, न्यू सिंबल से जो डिनोट किए फ्रीक्वेंसी को, इसी को हम लोग बोलते हैं, इट इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। देखो साइक्लोट्रॉन एक एक्सपेरिमेंट है जिसके हेल्प से हम लोग हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल को ऑब्टेंड करते हैं। तो बोलेंगे क्या? इट इज़ कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक ना, साइक्लोट्रॉन पढ़ने में ये बात समझ में आएगी। केवल अभी फ़िलहाल नॉलेज के लिए जाने, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग क्या सीखे, थोड़ा शॉर्ट में एक बार फिर से रिवाइज कर लें कि कोई भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक ना, फील्ड इधर है और प्रोजेक्ट ऐसे कर दिए, तो चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा। और याद रखना, ये जो सर्कल बनता है ना, सर्कल का जो प्लेन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। जैसे फील्ड ऐसे है तो सर्कल का प्लेन ऐसे, ऐसे ऐसे प्लेन नहीं हो सकता, ऐसे सर्कल नहीं बन सकता, ऐसे नहीं बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड जिधर है उसके परपेंडिकुलर में प्लेन होता है, इसको याद रखना। ठीक है। और रेडियस का फॉर्मूला तो अभी आप सीखे ही, रेडियस क्या होता है? mv/qb। स्पीड जितना ही ज़्यादा होगा, मास जितना ही ज़्यादा होगा, रेडियस उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक ना। तो चलो पहले तो इसको लिख लें, तो दूसरा केस को डिस्कस करते हैं। अब हम लोग केस 2 में देखते हैं कि जब चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, when velocity of charge particle makes an angle theta less than 90 degree with the magnetic field। ठीक, मतलब अभी 90 डिग्री वाला केस तो हम लोग देखे ही थे। अगर 90 डिग्री पे ना प्रोजेक्ट करके
कुछ एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया जाए चार्ज पार्टिकल को, तब क्या हो? थोड़ा ये समझिएगा। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इधर डायरेक्टेड, ऊपर की ओर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा एक काम कीजिए, आगे डिस्कस तो केस करेंगे। एक बात बतलाइए तो, अगर चार्ज पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर देते अपवर्ड में ही, तब क्या होता? mg वगैरह का कोई इफेक्ट नहीं लेना है, ग्रेविटी वगैरह नहीं, केवल मैग्नेटिक फोर्स के बारे में सोचना और कोई फोर्स के बारे में नहीं। सोचो तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और चार्ज पार्टिकल को भी इधर ही प्रोजेक्ट कर देते, तब क्या होता? तो जानते हो कि F = होता है QV क्रॉस B, यानी वैल्यू निकालेंगे VB sin थीटा। और सोचो जिधर वेलोसिटी उधर ही मैग्नेटिक फील्ड, तो बीच का एंगल 0, और जब एंगल 0 हो गया तब उस केस में सोचो ये फोर्स 0 ना हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे केवल ऐसे लिख दे रहे थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, बाकी रहे। देखो इतना तो समझ रहे हो कि अगर एंगल 0 हो जाए तो बस फोर्स का वैल्यू 0 हो गया। अब फोर्स अगर 0 हो गया यानी जिधर प्रोजेक्ट कर दिए पार्टिकल को उधर ही चलते जाएगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें तो क्या होगा? तो बोलेंगे कि भाई उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, जिधर फील्ड है उधर ही वो चलते जाएगा, उसके स्पीड में तो ऐसे भी कोई चेंजिंग होना ही नहीं है, ठीक ना। मैग्नेटिक फोर्स तो कभी स्पीड को बदलता ही नहीं है, चाहे जैसे प्रोजेक्ट करो। तो स्पीड तो बदलना है ही नहीं, इसमें उसका डायरेक्शन भी बदलना नहीं है। अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल प्रोजेक्ट किया, ऊपर चाहे नीचे, नीचे भी प्रोजेक्ट अगर कर दें तो मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि थीटा 180 होगा, साइन 180 भी 0। तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायरेक्शन में या उसके अपोजिट में प्रोजेक्ट कर दें तो चार्ज पार्टिकल के पाथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ये तो हम लोग सीखे। अब चलो अगर कोई कहेगा नहीं हम इधर प्रोजेक्ट कर दें तो 90 डिग्री का एंगल हुआ ना जी। तो अभी ना हम लोग पढ़े हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करोगे तो क्या होता है? चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव करता है। तो कैसे सर्कल होगा थोड़ा बताइए। तो कैसे ऐसे सर्कल बनाने लगे, ऐसे ऐसे कैसे ऐसे क्या करेगा भाई, थोड़ा सोचो। मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी इधर, इतना तो पता है 90 डिग्री का एंगल है तो सर्कल तो बनेगा। सर्कल कैसा बनेगा थोड़ा सोचो। तो देखना ना फोर्स का डायरेक्शन किधर है। तो कैसे देखा जाता है? मैग्नेटिक फील्ड ऊपर तो पाम को ऊपर कर लो, वेलोसिटी इधर तो चलो फिंगर हो इधर कर लो, फोर्स किधर तो इधर, यानी फोर्स इधर लगेगा। ध्यान से देखो, कोई ऑब्जेक्ट को फेंक दिए इधर, अब फोर्स लगा इधर, क्या होगा? ऑब्जेक्ट को फेंके इधर, अब फोर्स इधर, तो जाहिर है वो ऐसे शिफ्ट करेगा कि नहीं। सोचो ऑब्जेक्ट फेंके ऐसे, अब फोर्स इधर, तो ऐसे मुड़ना चाहेगा कि नहीं, बोलो। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है और वेलोसिटी इधर दे दिए, तो फोर्स लगा इधर, अगर प्लस क्यू चार्ज है तो देखो उसका पाथ ऐसे सर्कल बनाएगा ना। याद रखना, जब भी सर्कल बनाता है ना चार्ज पार्टिकल, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके परपेंडिकुलर में सर्कल का प्लेन होता है। देखो यही सर्कल का प्लेन, तो सर्कल का प्लेन ही ना हुआ। अब मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर, यानी कि इस तरह से इस सर्कल यही बनाते रहेगा, ऐसे बनाते। माइंड में सोचना, ऐसे बना रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। यानी अगर चार्ज पार्टिकल को इधर प्रोजेक्ट करें तो ऐसे सर्कल बनाएगा, इधर प्रोजेक्ट कर दें तो क्या होगा? कांस्टेंट स्पीड से ऊपर भागते जाएगा, ठीक है।
लेकिन हम लोगों का केस तो कुछ अलग है, तो ठीक है अलग है, उस पर सोचते हैं। बोलेंगे क्या कि मैग्नेटिक फील्ड सपोज करो अपवर्ड में, तब मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड में है और चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिए v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे। अब देखो जी, वेलोसिटी इधर हम दे दिए। अब इस वेलोसिटी का कुछ कंपोनेंट जो होगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड के, वो देखो 90 माइनस थीटा एंगल है तो ये v साइन थीटा होगा। यानी समझो कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v साइन थीटा, और जो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है वो कितना हो गया v cos थीटा। यानी सोचो तो इस चार्ज पार्टिकल के पास इधर वेलोसिटी है v cos थीटा ऊपर की ओर, और परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है v साइन थीटा। तो आप जानते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी होता तो इस सर्कल में मूव करता। अब पैरेलल जब वेलोसिटी होता है तब वो स्ट्रेट लाइन पाथ में कांस्टेंट स्पीड से उसी के अलोंग जाता है, जिधर वेलोसिटी जिधर स्पीड हो उधर ही, वेलोसिटी जिधर हो उधर ही जाएगा अगर पैरेलल हो तो यहाँ दोनों केस है ना, इसके पास वेलोसिटी पैरेलल टू द फील्ड भी है। अगर केवल v cos थीटा पैरेलल टू द फील्ड होता तो v cos थीटा स्पीड से ऊपर भागता। अगर ये ना हो के केवल v sin थीटा होता तो इस सर्कल में मूव करता। तब क्या होगा जी, ये वेलोसिटी कह रहा भाई सर्कल में मूव करो, ये कह रहा ऊपर भागो, तो देखो क्या होगा, सर्कल में मूव करेगा ऊपर भागते जाएगा, मूव करेगा भागते जाएगा, ठीक ना। सर्कल में मूव करते हुए ऊपर की ओर ये भागते जाएगा, ऐसे ऐसे। तुम्हारे पेन में जो स्प्रिंग रहता है ना, ऐसे, इस शेप को हम लोग हेलिकल पाथ बोलते हैं। इस पाथ को हेलिकल बोलते हैं, इस शेप को हेलिक्स बोलते हैं, ठीक ना। पाथ को जो है यहाँ लिख दे रहे हैं हेलिकल पाथ बोलते हैं। इस तरह से कोई अगर पार्टिकल चले ऐसे ऐसे, है ना, इसको जैसे देखते होंगे स्क्रू वगैरह भी रहता है ना, उसमें इस तरह से कटिंग किया रहता है। तो ये पाथ हो गया। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, पेन में जो स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, समझो उसी को दिमाग में ला। ऐसा क्यों हुआ ये समझ में आया? क्योंकि इस केस में इसका वेलोसिटी का कुछ कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो बोलेंगे यहाँ पे कि ड्यू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जो कि v साइन थीटा, पार्टिकल फॉलोज सर्कुलर पाथ एंड ड्यू टू पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी particle follows a straight line path. A straight line path, है ना। यानी कि या ठीक है, वो ऊपर तो जाना चाहेगा, इस ये बेहतर है। पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, पार्टिकल यहाँ लिख दे रहे हैं, मूव्स along the डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये ज़्यादा बेहतर है, यानी कि ये सर्कल बनाते हुए फील्ड के डायरेक्शन में जाना चाहेगा।
बोलेंगे hence in this case particle follows हेलिकल पाथ। ठीक है, अब देखो जी, ये सर्कल भी बना रहा है और ऊपर भी जा रहा है। अगर मान लो यही जो चार्ज है ना, मान लो पॉजिटिव ना लेके निगेटिव लिए रहते तो प्रोजेक्ट इधर करते, फील्ड ऊपर है तो पॉजिटिव चार्ज पर तो फोर्स इधर लगा, निगेटिव होता तो इधर, तब ये चार्ज पार्टिकल ऐसे सर्कल बनाता है। यानी बोर्ड के अंदर समझो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे तो ऐसे सर्कल बनाते हो, फिर भी ऊपर ही जाते। यानी कि जब भी ये सर्कल बनाता है ना, तो याद रखना फील्ड का जिधर डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर में सर्कल का प्लेन होता है, और जो पैरेलल में स्पीड है, अब वो पार्टिकल को ऊपर भगा के ले जा रहा था, घूमते हुए ऊपर भाग रहा, तो कैसा पाथ बन जा रहा है? हेलिकल पाथ बन जा रहा है। अगर कोई पूछे कि इसका रेडियस क्या होगा, तो रेडियस जो mv/qb पढ़े थे वो mv/qb ना बोल करके v के जगह क्या बोलेंगे? v sin θ/qb। टाइम पीरियड तो आप जान ही रहे हैं, उसको स्पीड से कोई मतलब नहीं है। हाँ, इसमें एक नया टर्म क्या है, जैसे एक चक्कर लगाने में जितना ऊपर गया, ठीक ना, एक चक्कर लगाने में जितना ऊपर गया, जैसे यहाँ से चला, फिर एक चक्कर लगा के यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, इसको हम लोग पिच बोलते हैं। तो पिच कितना होगा, तो एक टाइम पीरियड में कितना ऊपर गया, तो एक टाइम पीरियड में ये इसी स्पीड से ना ऊपर जा रहा है, तो बोलेंगे क्या कि स्पीड कितना है इधर फील्ड के डायरेक्शन में ऊपर की ओर, या वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना ऊपर की ओर, उसमें t से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बोलेंगे क्या कि अगर पिच निकालना है तो ऊपर की ओर वेलोसिटी v cos थीटा है, और एक टाइम पीरियड में अगर v cos थीटा स्पीड से जा रहा है तो t टाइम में कितना ऊपर जाएगा, तो v cos थीटा इंटू टी, बस यही होगा। और t के जगह क्या लिखें बोल दो, तो t के जगह लिखेंगे 2πm/q। इसी को हम लोग क्या नाम देंगे जी, तो पिच बोलेंगे। बस चलो काम हो गया, फटाफट इसको लिखो, तो इसको भी नोट कर लें। तो आगे जो है हम लोगों को सीखना है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, ठीक ना। वायर का शेप अलग अलग हो तब फोर्स किस तरह से वेरी करता है। फिर इसी में हम लोग आगे सीखेंगे कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा। तो जाइए, वो थोड़ा टॉपिक जो है वो बड़ा है और एक साथ ही पढ़ाना बेहतर है, इसलिए इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। और आगे जो है आपका ड्यूटी यही है कि जो कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड पढ़ाते चल रहे हैं वो कम से कम नोट्स को रिवाइज करके ही आगे का लेक्चर देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और ऐसे भी ये जानिए कि यही मैग्नेटिक वाला जो पोर्शन है ना, मैग्नेटिज्म का जो पोर्शन है पूरे 12th के सिलेबस में, इसी पोर्शन में थोड़ा टाइम जहाँ लगता है और थोड़ा कंसेप्ट यूज होता है, बस यहीं तक समझ लेना थोड़ा टाइम टेकिंग पोर्शन है। इसके बाद जो है ना वो एकदम सिंपल टॉपिक आते रहता है और आसानी से वो आगे, इसी में जब हम बायोट सावर्ट लॉ वगैरह पढ़ाएंगे एकदम सिंपल हो जाएगा। तो ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।